हे गाइस, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। माय नेम इज़ गुलशेर एंड जैसा कि आपको पता है, शेयर योर थॉट कि हम अभी सीरीज चला रहे हैं। भोपाल में आना हुआ है अपने कुछ दोस्तों से और कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आज हम जिनके साथ मौजूद हैं, आज हमारे साथ हैं अनंत सिंह। नमस्ते। आज हमारे साथ अनंत सिंह हैं और इनसे हम बात करेंगे एजुकेशन और आर्ट को लेके। बेसिकली इन्होंने भी इंजीनियरिंग किया है, बट ये एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। सो ये आर्ट को लेके इनसे हम बात करेंगे कि आर्ट को कैसे हम एजुकेशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। स्वागत है सर आपका। तो हम शेयर योर थॉट में बेसिकली हम कोशिश करते हैं जानने की कि आपके थॉट क्या है। तो आप सबसे पहले आप बताइए कि एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आज की सोसाइटी में। नहीं, देखिए, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि चीज़ों को समझने के लिए। अब एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे अब वो कहा जाता है कि सबसे शुरुआती गुरु माँ होती है। अब माँ जो भी सिखाती है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बेसिक एजुकेशन है वो सबको मिलना चाहिए, ताकि बेसिकली दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको क्या करना है, वो सब जानने के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, कंपलसरी होनी चाहिए। और अब तो शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान जब से आया तब से कंपलसरी हो ही गई है। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ अपने देश के कुछ काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, गांव वगैरह हैं, वहाँ भी थोड़ी बहुत थिंकिंग लोगों की है। अब तो काफ़ी हद तक बदल गई है, लेकिन अभी भी कई जगह है कि हाँ, स्पेशली लड़कियों को लेकर नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। या कोई ऐसा करता है कि अगर सपोज़ किसी का 4 बेटा है तो उसमें से 3 को पढ़ाएगा, 1 को नहीं पढ़ाएगा कि भाई ये अपना खेतीबाड़ी वगैरह जो भी है संभालेगा। तो ऐसा ये नहीं करना चाहिए। पढ़ाइए आप सबको, उसके बाद अगर आपको जिम्मेदारियां सबको देनी है तो दीजिए। तो मेरा ये है कि एजुकेशन किसी भी क्षेत्र में हो, एजुकेशन तो मिलना ही चाहिए। बेसिक एजुकेशन यानी 12वीं तक तो हर किसी को मिलना चाहिए। और अब तो खैर 12वीं तक भी नहीं, कॉलेज तक तो सबको करना ही चाहिए। पहले ये था कि लोग बोलते थे अरे 10वीं पास कर लिए, अपने जैसा हम बता दें कि हम भी बिहार से, ये भी बिहार से, तो चाहता कि चलो इंटर कर लिया, हो गया। फिर इंटर के बाद फिर उसके बाद 12th हो गया। तो 12th तक कंपलसरी पहले लोग बोल रहा है चलो 12th करना चाहिए। अब तो मैं तो बोलूँगा कि कॉलेज तो करना ही चाहिए। बेसिक आपको बैचलर्स डिग्री तो लेना चाहिए, इतना तो हर किसी को करना चाहिए, भले ही लड़का हो या लड़की, किसी भी क्षेत्र में हो। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया को समझने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब अगर किसी किसान का 4 बेटा है तो 3 को पढ़ाता है, 1 को छोड़ देता है कि वो खेती बाड़ी करेगा। तो क्या ये ज़रूरी है कि वो अनपढ़ रह के ही खेती बाड़ी करे? वो कॉलेज करके भी तो और बेटर कर सकता है। और बेटर कर सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में देखिए कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो ज़माना तो नहीं रहा खाली कि दो बैल आपने लिए और हल से खेत जोत लिया। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसको समझने के लिए आपको उसके लिए अब अलग से डिग्रीज़ भी आ गई। एग्रीकल्चरल स्टडीज़ में इतनी अच्छी डिग्रीज़ हैं, उसको समझेंगे तो आप खेती बाड़ी जो भी करते हैं उसको और बड़े लेवल पे ले आ सकते। तो एजुकेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज लेवल तक तो होना ही चाहिए एजुकेशन कंपलसरी। आप बेसिकली आर्ट से भी जुड़े हुए हैं, थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, थिएटर में भी काम किया है। तो क्या ऐसा, जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं या किसी को कैरियर के बारे में हम बताते तो बोलते हैं आप ये कोर्स कर लो और आपका कैरियर बन जाएगा। आपने पत्रकारिता भी की, इंजीनियरिंग भी की, तो कोई भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखता है। लेकिन आर्ट के बारे में कभी हम बात करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात होती है तो लोग उससे भागता है कि अरे ये तो मतलब छोटा आर्ट है, इसमें कुछ है नहीं, फ्यूचर नहीं है। आर्ट्स में फ्यूचर है? नहीं, कि आर्ट्स में बहुत तगड़ा फ्यूचर है, लेकिन आर्ट्स में सबसे एक जो है मेन बात है कि पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंस की। क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ आपकी अब आज जिस तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग मनी माइंडेड होता जा रहा है। तो कोई भी आर्ट्स का जो फील्ड है उसमें भी पैसा है, लेकिन एक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आप जितना मेहनत करते हो उसके बाद पैसा आता है। और लोगों को क्या चाहिए, आजकल की सोसाइटी को, समाज को चाहिए कि पढ़ाई ख़त्म होते ही तुरंत पैसा आने लगे। खासतौर पे लड़कों के साथ ये चीज़ होती है। लड़कियों के साथ में ये उतना नहीं सोचते कि हाँ ठीक है चलो लड़कियों की तो आ जाके शादी होनी ही है, ये वाला नहीं है। तो लड़कों पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। ये आपने भी हो सकता अनुभव किया हो कि एजुकेशन ख़त्म होने के तुरंत बाद ही, लेकिन नहीं, या तो डॉक्टरी करें या आप इंजीनियरिंग करें, ये 2 है। तो अब काफ़ी हद तक समाज इससे आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी है, इससे आगे बढ़ के भी सोचना चाहिए। क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा है कि उस वास्ट वैरायटी है। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी,
उसमें भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं, लेकिन आर्ट्स की कोई सीमा ही नहीं है कि हर किसी क्षेत्र में आर्ट है। अभी आप देखिए, जैसे ये घास है, तो इस घास को अगर कोई माली किसी शेप में काटता है, वो भी एक आर्ट है। आजकल तो अमेरिका में तो इसके भी कोर्स होते हैं, गार्डनिंग के भी अलग अलग से कोर्स होते हैं। तो कुछ भी चीज़ क्रिएटिव करना एक आर्ट ही है। लेकिन हाँ, आर्ट में आपको थोड़ी पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए और एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे उठ के आप आर्ट में जाएँ कि अरे हमको ये फला टैलेंट आपके अंदर है, लेकिन हमें आता तो उसको बारीकियाँ सीखिए, तो आगे डॉक्टरी और इंजीनियरिंग से ज़्यादा पैसा है आर्ट्स के फील्ड में। ये मैं कहना चाहूँगा। मैंने थिएटर किया है, थिएटर में इंडिया में तो उतना पैसा नहीं है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा दुखद बात हमें लगा, मुझे भी, मेरे थिएटर के जितने साथी हैं, आज भी एक आर्टिस्ट की पर डे की रेट एक डेली बेसिस के मज़दूर से भी कम है। तो आप समझिए थिएटर की क्या हालत है इंडिया में। और अभी तो खैर OTT पे बहुत अच्छी सीरीज़ मूवीज़ बनने लगी, तो थिएटर वालों को काम मिलने लगा है, थिएटर वालों की पूछ होने लगी है। नहीं तो पहले तो वो भी नहीं होती थी। हम लोग ने ही पूरे भारतवर्ष में घूम के तकरीबन मैंने ही 500 से 600 नुक्कड़ नाटक कर दिए। हम लोग को कितना, अब खैर उस समय तो हम लोग कॉलेज स्टूडेंट थे, तो हम लोग बेसिक खर्चा रहता था तो चला लेते थे, लेकिन उस समय हमको आज की डेट में एक बंधुआ मजदूर कह लें या कोई डेली वेज लेबर कह लें, उसको भी 500 से 600 रुपये मिलता है। हम लोग को कितना 300 रुपये, 400 रुपये, और जो 600-650 नुक्कड़ हम लोग की, उसमें से 200-300 तो हम फ्री में भी कर दिए। ये सोसाइटी की जागरूकता के लिए चले जाते थे। तो वो तो एक समय था कि आप कॉलेज में थे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपके घर से मिलता था। उस समय आपको लगता भी नहीं था कि हमें इसकी नीड है, या किसी से बोलते भी नहीं थे। बट एज अ कैरियर अगर आप नुक्कड़ नाटक को लेके जाते हैं या थिएटर करते तो एज अ कैरियर अगर नुक्कड़ नाटक को लेके जाते तो एज अ कैरियर नुक्कड़ नाटक नहीं रह सकते, क्योंकि एक समय के बाद, ठीक है आपने पेशेंस भी रखा, आपने मेहनत भी की, लेकिन एक समय के बाद जब वहाँ से पैसे नहीं आते हैं तो आपको फिर अंदर लगने लगता है कि नहीं यार, इसमें नहीं है पैसा, है ही नहीं। तो उस बात को जितना जल्दी समझ पाएँ उतना आपके लिए अच्छा है। तो इस नुक्कड़ नाटक करते करते, नुक्कड़ नाटक या कोई भी थिएटर एक्टिविटी है, पूरी तरह से फोकस अगर करना है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले। जैसे बहुत सारे आर्ट्स के आजकल तो कॉलेज भी खुल गए हैं। सबसे बड़ा तो हमारा NSD हो गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। फिर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हर स्टेट में एक ड्रामा स्कूल है, वहाँ जाएं। एक्टिंग या थिएटर से रिलेटेड मैंने बताया, और भी किसी आर्ट से, तो सबके ही आजकल अलग अलग कॉलेज हर क्षेत्र में खुल गए हैं। तो उसमें जाके आप एक ऑफिशियल डिग्री लें, ताकि आपको अगर अपने आर्ट्स को एक्सप्लोर करते करते अगर कभी जॉब की ज़रूरत पड़े तो उस डिग्री के थ्रू आपको जॉब मिल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कड़वी सच्चाई है ज़माने की कि आप कितना भी कहीं भी फोकस कर लो, एंड टाइम पे आपको पैसे की ज़रूरत तो होगी ही। और वो कहावत है ना कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। यस ऑफ कोर्स। तो इसलिए अगर आप इस तरह, हम लोग जो एजुकेशन की बात करते हैं, नॉर्मल एजुकेशन, जैसे कोई ग्रेजुएट हो रहा है या फिर स्कूलिंग कर रहा है, 12वीं पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, तो हम जब बात करते हैं एजुकेशन की तो नॉर्मल यही आता है कि 12वीं पढ़ो, साइंस कॉमर्स ये पढ़ो। आर्ट्स में बहुत कम लोग जाते हैं। तो आर्ट एजुकेशन जो बैचलर डिग्रीज हैं या मास्टर डिग्री है इन आर्ट में, और नॉर्मल जो हम लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टरी ये सब लोग करता है, सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जिसमें एक उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सके और उनका आर्ट भी जिंदा रहे। जैसे हम सोचते हैं कि मतलब जिस आदमी के अंदर आर्टिस्ट है वो बहुत मासूम होता है और वो एक सोसाइटी को आईना की तरह बिल्कुल पेश करता है। बिल्कुल। तो कैसे इंटीग्रेट करें ताकि वो आर्टिस्ट उसके अंदर का जिंदा रहे? तो देखिए, अगर मेरा तो ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये कंपलसरी करना चाहिए। कंपलसरी तो खैर उससे बहुत ज़्यादा विचार किया जाएगा। कंपलसरी क्या ज़रूरी कर देना चाहिए कि कोई भी आप स्कूल के लेवल से ही, क्योंकि क्या है कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग कोई भी माँ बाप क्यों करवाता है कि कहीं ना कहीं जाके पैसा आता ही है बीच में। अभी आप बोलेंगे मैं इतना पैसे की क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैंने वो कहावत बताई उस वजह से ही बात कर रहा हूँ कि जीवन यापन के लिए चाहिए यार। तो मैंने तो जो भी माँ बाप है उनके पहला तो माइंड में ही रहता है कि भाई तुरंत पैसा कमाना शुरू कर दे। और मैं तो इतना हैरान हुआ, मैं Quora.com पे पढ़ रहा था, पता नहीं वो फर्जी था या सच में, किसी बाप ने लिखा था माई चाइल्ड इज़ इन 3rd और 4th क्लास, मेरे को जैसे याद आ रहा है। सो विच इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट फॉर IIT एजुकेशन फॉर हिम। मैंने कहा यार वो 4th क्लास में है अभी से आप इंस्टीट्यूट खोज रहे हो उसके लिए, IIT के लिए, तो आप देखिए कितना ज़्यादा
लोगों की सोच है कि चौथी कक्षा में जब बच्चा खेलने कूदने की उम्र में, उसके लिए आप IIT कोचिंग का सजेशन मांग रहे हो। मतलब 8वीं 10वीं से पहले, 10वीं के बाद होना चाहिए ये सब बातें। एटलीस्ट वो अपना बचपन हाँ, तो जी ले। तो मेरा ये है कि इसको जो इंटीग्रेट करने का आपने पूछा, तो इंटीग्रेट ऐसा करना चाहिए कि कोई भी स्कूलिंग हो या कोई भी डिग्री, उसके साथ आपको आर्ट्स या थिएटर को साथ में जोड़ देना चाहिए, ये कंपलसरी करना चाहिए। हालांकि ये सरकार ने इस पे एक लाया था जब राइट टू एजुकेशन वाला कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, लेकिन उसको भी जो स्कूल वाले हैं उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं ही देखा, मेरे साथ स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ, मेरी बहन 10वीं में है तो उसके साथ भी होता रहा है। आसपास देखा हूँ मैं कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ की पीरियड है वो मैथ्स टीचर ले लेते हैं। हाँ। कि भैया हम इसमें एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, तो हाँ सिलेबस पूरा करना है, तो वो छूट जाता है। फिर बच्चों को उतना पता नहीं होता कि क्या महत्व है कला का या आर्ट का। तो इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। और आर्ट ही नहीं, आर्ट के साथ साथ ट्रैवलिंग। अब मैं देखता हूँ कि पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हर स्कूल में टूर पे ले जाया जाता था बच्चों को। हर साल एक टूर होता था। सरकारी स्कूलों में तो नहीं होता, जैसे जो प्राइवेट बड़े स्कूल होते हैं, जैसे ICSE बोर्ड वाले स्कूल हैं, उनमें है ये कि उनमें कंपलसरी है कि आपको एक आर्ट्स का क्लास लगाना ही लगाना है, और हर साल टूर पे ले जाया जाएगा बच्चों को। तो वो ICSE बोर्ड्स में, CBSE के भी कुछ जो हायर स्कूल्स है उसमें है। तो मुझे तो लगता है सब स्कूल्स में होना चाहिए कि आर्ट थिएटर वगैरह जो है ये पढ़ाई के साथ, भले ही आप थोड़ा हफ्ते में 1 बार या 2 दिन क्लास लगाओ, लेकिन उसकी लगाओ। और ट्रैवलिंग, टूर पे ले जाओ। इससे बच्चों को दुनिया को देखने का तो मौका मिले। कई स्कूल में तो पढ़ाई के लोड इतना डाला जाता है कि अपने लोकेलिटी से बाहर ही बच्चे को पता नहीं होता कि क्या है। तो ये कंपलसरी करना चाहिए। आपको थिएटर से क्या फ़ायदा होगा, आप अपने अंदर का कलाकार जो है, आप क्रिएटिव माइंड आपका शार्प होगा। और उसके अलावा जो ट्रैवलिंग कंपलसरी करनी चाहिए। आप पंकज त्रिपाठी सर का वो इंटरव्यू शायद आपने भी देखा होगा, जो उन्होंने बताया था कि इस देश में घूमना बहुत सस्ता है और उसे कंपलसरी करना चाहिए। अभी जैसे इजराइल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इससे थोड़ा हटके है। इजराइल में क्या है कि वहाँ इजराइल के जो बाकी पड़ोसी देशों से थोड़े विवाद चलते रहते हैं, लेकिन इजराइल इतनी मजबूत स्थिति में क्यों है डिफेंस के सेक्टर में? इसीलिए कि उन्होंने कंपलसरी करके रखा है कि स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद 18 साल के बाद आपका बच्चा, मतलब लड़का, आर्मी में जाएगा। 2 साल आर्मी में उसको देना ही पड़ेगा सेवा। अब आप समझिए आर्मी की ट्रेनिंग कितनी टफ होती है। तो जब वो बच्चा निकलेगा उसके बाद फिर आपकी मर्जी है इजराइल में कि आपको कंटिन्यू करना है तो आप आगे आर्मी में कंटिन्यू करें, नहीं तो आप जो जिस क्षेत्र में जाए, लेकिन 2 साल तो आपको आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा। तो अब सोचिए जो लड़का 2 साल, उसमें से भी 6-7 महीने का तो ट्रेनिंग ही होता होगा, तो आर्मी अगर कितना मजबूत बन के निकलता होगा, कितना एजुकेटेड बन के निकलता होगा। तो इजराइल कितना छोटा देश है, हमारा मध्य प्रदेश, हमारे कितने राज्यों की आबादी से भी कम आबादी है इजराइल की, लेकिन आसपास के 30-40 देश हैं, उन सबके मन में इजराइल से खौफ बैठा रहता है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो यही तो हम आर्मी में कंपलसरी करने तो नहीं कह रहे, लेकिन हाँ क्रिएटिव माइंड, क्योंकि भारत जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जाना जाता है, क्रिएटिव क्षेत्र में जाना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी, और पुराने जो गुरु लोग जो सिखाते थे 64 कलाएँ, तो उन 64 कलाओं में सिर्फ पढ़ाई तो नहीं होती थी, गणित और विज्ञान के अलावा सब सिखाते थे। हम युद्ध करने की कला, सब कुछ, मतलब 64 कलाएं होती थी। अब 64 के सबके तो नाम ही नहीं याद, लेकिन पेंटिंग, नृत्य, रंगोली मेकिंग और जो भी है 64 कलाएं होती थी। उसको करने के बाद ही भगवान कृष्ण ने, उज्जैन हम लोग गए तो हमने वहाँ देखने का मौका मिला। हमें तो पता ही नहीं था कि 64 कलाएं सिखाई जाती हैं। तो उस मुकाबले तो हमने कुछ किया ही नहीं, मैथ साइंस ही पढ़ते रह गए जीवन में। तो तब हमें पता चला कि हाँ, एक पेंटिंग सिखाते थे, म्यूज़िक सिखाते थे, मतलब एक पूरी तरह से ऑलराउंडर बच्चा। तो जो भगवान कृष्ण जो है, वो भगवान कृष्ण क्यों बने? उन 64 कलाएं उनको आती थी। वो अलग बात है कि वो अवतार थे, लेकिन शिक्षा भी तो महत्वपूर्ण है। भगवान को भी बिना शिक्षा के कुछ नहीं कर पाए। इतनी बड़ी गीता कह दी, इतना बड़ा युद्ध कराया, तो शिक्षा नहीं होती तो क्या होता? तो क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको पढ़ाई की, एजुकेशन और आर्ट को एक साथ लाना होगा। साथ में आप साइड बाय साइड ट्रैवलिंग भी जोड़ देंगे, तो बच्चे दुनिया देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ क्या क्या है दुनिया में। तो उस हिसाब से उनका मतलब माइंड भी डेवलप होता है ना। नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलेंगे, तो उस हिसाब से माइंड डेवलप होगा। एक ही आप फोकस करते हो ये तो आगे जाके वो नुकसान करता है। फिर आगे जाके वो रिजल्ट होता है डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, कि नहीं अब तो यही है, क्योंकि और कोई एक चीज़ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया बच्चा। वही मैथ साइंस या जो भी उसको फोकस करने बोला गया,
उसी पे फोकस करता रह गया और बाकी दुनिया देख ही नहीं पाया। तो इसलिए मेरा वही है कि इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, थिएटर को साथ में जोड़िए, कंपलसरी करिए, साथ में साइड बाय साइड ट्रैवलिंग भी रखिए। तो हर स्कूल में सरकार को भी करना चाहिए, सरकारी स्कूल के जो भी बच्चे हैं, तो अब हर बच्चे को ले जाना तो हो सकता है पॉसिबल ना हो, तो जो आपको लगता है कि थोड़ा बच्चा क्रिएटिव है, इसमें टैलेंट है, उसमें मतलब उसको हम एक तरह से वो कुछ एग्जाम्स करके या फिर कुछ उसमें उनकी परीक्षाएं लीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए इसके लिए कि भैया सिर्फ 2 ही प्रोफेशन नहीं है डॉक्टर इंजीनियर, और भी बहुत प्रोफेशन है। अभी जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, मेरा भी वही है। हम आम मिडिल क्लास लड़कों की फैमिली में क्या होता है, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, तो हमको इंजीनियरिंग करवाई गई, मैंने करी, ठीक है चलो, जिम्मेदारी थी, क्योंकि वही जैसे मैंने पहले बताया कि तुरंत पैसा कमाना शुरू कर दे तो ठीक है। एक और रहता है, एक बारे में है तो आपको पता भी नहीं रहता बहुत ज़्यादा कि आपको क्या करना चाहिए। तो एक तो जीतू भैया वाला जो अभी कैरेक्टर चल रहा है, उस तरह का आपके आसपास में ही कोई होता है, तो वो जिम्मेदारी आपकी है कि उससे बात करके और वो आप अपना कैरियर के बारे में सोचें। अभी आप बात कर रहे थे एजुकेशन और आर्ट को लेके, आर्टिस्ट को मतलब आर्ट को इस अप्लाई करना चाहिए, जनरल जो एजुकेशन है हर जगह उसको इंटीग्रेट करना चाहिए, बट पैसे का भी आप बता रहे थे कि पैसा नहीं है, तो इसका वजह क्या है, क्यों पैसा नहीं है और अभी तक कोई इस पे काम क्यों नहीं किया? एक पैसा नहीं होने की वजह तो इस पे तो काफ़ी सारी रिसर्च चली हुई। हाँ, ये इस बात में ये कड़वी सच्चाई है कि पैसा इसलिए नहीं क्योंकि उतनी वैल्यू नहीं दी जाती ना, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे पिछले समय से जो चलता आ रहा है उस वही वजह है। और अभी भी जो जैसा मैंने बताया कि इंटीग्रेट नहीं किया गया है तो उन्हें पता ही नहीं है कि उस चीज़ की क्या वैल्यू है। अच्छा, एज अ आर्टिस्ट जैसे आप कॉलेज में आए तो आप थिएटर से जुड़े या शायद पहले से भी करते हो, तो थिएटर में जब आपको लगा कि पैसा नहीं है तो क्या आपने इसके लिए कुछ किया? जो आपके जूनियर्स हैं या जो आना चाहते हैं, ऐसा करना चाहिए जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं थिएटर से या फिर किसी भी आर्ट से, और अगर उन्हें रियलाइज़ होता है, जैसे आपको लगा कि इसमें नहीं है, आप एज अ कैरियर नहीं ले सकते, तो फिर आपने स्विच किया, तो जो स्विच करते हैं उन्हें कुछ करना चाहिए या फिर ऐसे ही जैसे लोग चले आ रहे हैं और फिर वो उसी जगह पर पड़ा हुआ है? नहीं, ये स्विच करना चाहिए। जैसे उसको एज अ करियर आप ले रहे हो तो मैंने जैसा पहले बताया बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, संघर्ष चाहिए। तो जो आप लोहा हो, आपको गर्म हो के पिटना पड़ेगा तब आप शेप में आ पाओगे। आर्टिस्टों की बात कर ले, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं 20-22 साल संघर्ष। वो कब पास आउट हुए थे? वो और राजपाल यादव दोनों एक ही बैच के हैं। 1996 में शायद वो लोग जो है पास आउट हुए थे NSD से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो उसके बाद पिक्चरों में कब शुरू हुए? छोटे छोटे रोल से शुरू हुए। वेटर का रोल, प्रेस करने वाले का रोल, छाता पकड़ने वाले का रोल, इन सब शुरू हुए। तो करते करते मेन कितना 12-14 साल बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक लीड रोल की फिल्म अब मिलने लगी है। तो इतना ज़्यादा पेशेंस चाहिए। बेसिकली ये पूछना था कि जब आपने थिएटर कर रहे थे और आपको ये रियलाइज़ हुआ कि एज अ करियर आप उसे स्विच नहीं कर सकते, आपने उसे छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या आपने कुछ ऐसा किया या कर रहे हो जो आने वाले आर्टिस्ट हैं और मे बी वो हो सके तो उसको एज अ कैरियर लेके जा सके? हाँ नहीं, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ थे कारण, पर्सनल कारण थे। मैंने पत्रकारिता, क्योंकि मैं पत्रकार बन गया, मेरा शुरू से था पत्रकारिता करने का, लेकिन वही जिम्मेदारियों के कारण मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ी। फिर 2 साल में अमेज़ॉन में जॉब किया, तो लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं तो अंदर तो आर्टिस्ट है ही ना जिंदा। तो हमने जो थिएटर ग्रुप बनाया था कॉलेज में, हम सिर्फ 6 लोग थे जब हमने शुरू किया था। तो 6 लोग जब अब सब हैं, सबके अंदर आर्टिस्ट जिंदा है, तो जब भी सबको बुलाओ कि भाई थिएटर से रिलेटेड काम है, तुरंत आते हैं। तो हमने ये किया है कि कॉलेज में जो थिएटर ग्रुप बना के छोड़ा था उसमें बहुत सारे जूनियर्स हमें देख के आते गए। 30-35 से 40 की हमारी टीम हो गई थी। तो हम लोग जब गए, फिर अभी वो लोग भी पास आउट हो गए, तो उनके नीचे वाले आए। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में जब भी ऐसा लगता है तो कॉलेज में बात करके हम लोग ने थिएटर क्लब रजिस्टर करवा दिया। हम लोग जाके वहाँ गेस्ट लेक्चर लेते हैं जब भी रहता है। जैसे अभी बीच में छुट्टियाँ लगी और जो हॉस्टल में रहते हैं हमसे जुड़े हुए हैं थिएटर वाले, या नॉर्मल जब भी कॉलेज चल रहा है, तो एक गेस्ट लेक्चर हम लोग जाके वहाँ लेते हैं। और कंपटीशन कॉलेज ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे एलन सिटी कॉलेज ने, कि कंपटीशन करवाने शुरू कर दिए थिएटर से रिलेटेड। तो उसमें हम लोग को जज बना के बुलाते हैं वो लोग, तो फिर हम लोग वहाँ बताते हैं कि ये आप कर सकते हो। तो एक गेस्ट लेक्चर लेते हैं हम लोग, और अगर किसी को थिएटर में जाना है, कोई अपॉर्चुनिटी में नज़र आती है तो शेयर करते हैं। जैसे अभी भोपाल में बहुत सारी शूटिंग वगैरह चल रही हैं, तो उसके लिए हम जो भी लिंक आता है हमारे पास कास्टिंग डायरेक्टर्स का, इसका, तो सब हम लोग भेज देते हैं ताकि अगर वो आना चाहे तो आए।
तो हम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, हाँ। अब जैसा आप और बता थोड़ा रहे बहुत ज्ञान दे देते हैं कि हाँ आप ये जो कर भी सकते आपके हो, पास इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास है वो मैं दे देता हूँ। प्रोवाइड कराते हैं। हाँ। आप जैसे बता रहे थे कि आपने इंजीनियरिंग की, फिर आपने स्विच करके पत्रकारिता भी किया, आपने जॉब भी किया अमेजन में 2 साल तक। तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है स्विच करने का, वो कैसे मतलब आपको रियलाइज़ हुआ और उससे क्या मतलब फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए, नुकसान फ़ायदा तो ये थी कि मैं को शुरू से करनी थी पत्रकारिता ही, लेकिन वही पैसे वाला मैटर। तो मैंने कहा ठीक है, एक फाइनेंशियल तौर पे थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं, इतना सेविंग कर लूँ मैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात थी जॉब की कि भोपाल में ही थी, तो पूरा पैसा लगभग मेरा बच ही जाता था, उतने कोई खर्चे थे भी नहीं। तो 2 साल मैंने किया, लेकिन 2 साल करते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब अब रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार, आप डेस्क जॉब के लिए नहीं बने हो। और शिफ्ट क्या, कभी 9 से 5, कभी 12 से 12, कभी 3 से 3, शिफ्ट चेंज होती रहती थी हम लोग की। तो एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया। फिर मैं साथ साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था, जो पत्रकारिता करी। तो भारत का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है, जैसे आप इंजीनियरिंग के लिए IIT की तैयारी करते हो, हम पत्रकारों को पत्रकारिता के लिए IIMC की तैयारी करनी पड़ती है, भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो उसकी तैयारी मैं साथ साथ में कर रहा था। तो जब एग्ज़ाम दिया, रैंक लग गई, भगवान की दया से ऑल इंडिया रैंक मेरी 27 आई। तो उसी समय मेरे को वो क्लिक हुआ कि नहीं, हाँ सही समय आ गया है। मैंने फटाक से जॉब छोड़ी। ये लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं उनसे कहूँगा कि बैकअप प्लान तैयार रखें। तो बैकअप के प्लान के तौर पर मैंने अमेज़ॉन तैयार रखी थी पहले से, कि अभी भी अगर मुझे कहीं नहीं मिलेगा तो अमेज़ॉन में रखी हुई है जॉब। अच्छा, पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने जो किया, अब अमेज़न में जॉब है आपकी, जब भी चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पत्रकारिता की आप बात कर रहे हैं, तो इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल की जो पत्रकारिता हो रही है, उससे आप कितना इफेक्टिव है? क्या वो रियली में ऐसा काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो कुछ ही लोग हैं जो सीरियसली पत्रकारिता कर रहे होंगे, बाकी तो उसको पूरी तरह से बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो TRP का खेल आजकल चल रहा है, तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे बहुत बुरा लगता है उसके लिए, कि किसी एक चीज़ को लगातार 10 मिनट चला के उसका जो सनसनी बना दिया जाता है, वो सबसे ज़्यादा दुखद बात है। और किसके लिए? सिर्फ TRP के लिए, कि हाँ भाई इसी से पैसा कमाएंगे, इसी से वो करेंगे। तो जब तक रियल पत्रकारिता क्या है, वो कुछ ही पत्रकार रह गए हैं जो। तो रियल पत्रकारिता मेरे हिसाब से दूरदर्शन, DD न्यूज़ देखिए, रियल पत्रकारिता वही है जो दूरदर्शन में है, या तो थोड़ा BBC वगैरह आप देख सकते हो। बाकी जितने हैं सनसनीखेज बनाने के चक्कर में पूरा एक तरह से मतलब वही किया हुआ है कि जर्नलिज्म, जो असली जर्नलिज्म है वो नहीं है। तो जैसे रवीश कुमार को तो हाँ, रवीश कुमार का ये है NDTV, तो वो है कि वो थोड़ा लीक से हट के खबरें दिखाते हैं। जो बाकी चैनलों पे चल रहा है वो उनके चैनल पे कभी नहीं मिलेगा आपको, हमेशा ही लीक से हट के खबरें दिखाते हैं। तो उनका ये बात ठीक है, लेकिन उनकी भी कभी कभी कोई बात 1 साइडेड चला जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन उनमें ये अच्छी बात है कि वो सनसनीखेज बना के पेश नहीं करते, जो है वो सामने रख देते हैं। इस कारण उन्हें काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ता है, जो कि आम बात है किसी पत्रकार के लिए। अभी हम जाएंगे तो फला आदमी के सपोर्ट में अगर हमने न्यूज़ दिखाई तो हमको फ़ायदा है, अगर हमने सच्चाई दिखा दी तो वही हमको मारने दौड़े। तो एक ये भी है पत्रकारिता में, तो काफ़ी सोच समझ के एक पत्रकार को समाज में बिल्डअप करना पड़ता है। थैंक यू सो मच आनंद भाई कि आप हमारे चैनल पे आए, अपना इतना कीमती समय निकाला और हमें समय दिया, अपने थॉट्स को शेयर किया हमारे ऑडियंस के साथ। अभी आप एक बार हमारे ऑडियंस से कुछ बताना चाहेंगे, कुछ इन्हें मोटिवेट करना चाहें, या कुछ भी जो भी आपके वर्ड हो आप हमारे ऑडियंस को बताएं। देखिए, मोटिवेशन ऐसा नहीं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, सीधा सिंपल इंसान हूँ। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी करें तो उसमें आप दूसरों के दबाव में ना करें। जो आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उस करने में एक प्लान भी हमेशा तैयार रखें आप लाइफ में। एक बैकअप आपके पास हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद हमें ये तो पता चल चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा मेरे घर में 2 मृत्यु हो गई, एक मेरे भैया की और अंकल की, और अच्छे खासे हेल्दी लोग। तो कोरोना के बाद स्पेशली आप अपने जीवन में जो भी करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ में कैरियर बनाना चाह रहे हैं, पढ़ाई में, आर्ट में, कल्चर में, किसी में भी, तो एक बैकअप प्लान आप हमेशा तैयार रखें। भले ही वो जॉब को या कोई भी हो, फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत रखें। महंगाई वगैरह भी बहुत बढ़ गई है आजकल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, अपने सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो कुछ भी आप करना चाहें, क्रिएटिव किसी भी क्षेत्र में कैरियर बनाएं, तो एक बैकअप प्लान ज़रूर तैयार रखें कि हाँ भाई अगर ऐसा होता है तो मेरे पास एक प्लान तैयार है। सिंपल बात है, एक बैकअप प्लान लाइफ में हमेशा आपके पास रहना चाहिए। बैकअप प्लान रहेगा वो आपको डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट नहीं होने देगा, दैट्स ऑल। और भी ज़्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप गुलशेर भाई का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, GTech एजुकेशन।
और बेल आइकन तो दबाई दे फटाक से। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं टेक एजुकेशन से रिलेटेड। मेरा स्वयं का भी चैनल है ट्रैवल रिलेटेड, पत्रकारिता रिलेटेड, उसे भी सब्सक्राइब करें। उसका डिस्क्रिप्शन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे उसका लिंक। मेरे चैनल का नाम है ऑल इन वन अनंत। तो उससे मैं एक्चुअली प्रोफेशनली अब राइडिंग भी करने लगा हूँ, पत्रकारिता कर ली, तो उसके राइडिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। मैंने अभी लेह लद्दाख का टूर कंप्लीट किया है, जल्दी उसके वीडियोस देखने मिलेंगे। तो इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा चैनल का, उसे भी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा जो भी आपकी जीवन में इच्छा है वो करें, बस अच्छा करें। नमस्ते।